भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चुनाव खत्म होते ही अब बजट की तैयारी शुरू हो चुकी है। 20 मई तक वित्त विभाग ने बजट का प्रस्ताव मांगा है। 31 जुलाई से पहले पारित होना है मध्य प्रदेश का सालाना बजट। अब इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। सभी विभागों को पत्र लिखकर बजट अनुमान मांगा गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी भोपाल से हम आपको बता रहे हैं। वित्त विभाग के अपर विभागों से चर्चा करेंगे और जून के दूसरे सप्ताह में बजट अनुमान पर चर्चा की जाएगी। तो चुनाव खत्म होते ही बजट की तैयारी अब शुरू हो गई है। वित्त विभाग ने बजट प्रस्ताव की मांग की है और बजट प्रस्ताव जो है वो जल्द से जल्द देना होगा। वित्त विभाग के अफसर विभागों से चर्चा करेंगे और जून के दूसरे सप्ताह तक ही बजट अनुमानों पर चर्चा होगी। तो सरकार ने अप्रैल से जुलाई तक के खर्च के लिए प्रस्ताव विधानसभा में पारित कराया था और अब इसका बजट चुनाव खत्म होने के बाद देना होगा। 20 मई तक वित्त विभाग ने बजट के प्रस्ताव की मांग की है। 31 जुलाई से पहले पारित होना है और साथ ही सभी विभागों को पत्र लिखकर बजट अनुमान की मांग की गई है। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानकारी दीजिएगा विवेक, क्या क्या कहा गया है इसमें? देखिए, मध्य प्रदेश में बजट पेश होना है और 31 जुलाई तक का समय तय किया गया है और जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, सरकार उस पूरे बजट को लेकर रिवाइज करेगी कि आखिर मध्य प्रदेश का अगला 2024-25 का बजट कैसा होगा। क्योंकि इस चुनाव को देखते हुए सरकार ने पिछले दिनों मई मार्च में लेखा अनुदान पेश किया था और लेखा अनुदान पेश करने के बाद अब बजट की बारी है। यानी कि मध्य प्रदेश में साल 2024-25 में सरकार किन योजनाओं को लेकर बजट रखेगी, कितना क्या खर्च होगा। लेकिन एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 3,48,000 करोड़ का ये बजट होगा। इसमें करीब 3% की पिछले साल की बजट की तुलना में 3% अधिक होगा और साल 2023-24 में जब सरकार ने बजट रखा था तो वो करीब 3,20,000 करोड़ से अधिक था। इस बार 3% अगर बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वेतन भत्ते और कई और योजनाओं के लिए सरकार ने बजट की राशि बढ़ा दी है और इस हिसाब से बजट की जो तैयारियां हैं अब वो अधिकारी कर रहे हैं। 20 मई तक एक फाइनल बैठक होगी, उसके बाद 17 जून तक एक और अलग बैठक होगी जिसमें तमाम सारे अधिकारी बैठेंगे और उसमें किन किन योजनाओं में किन किन विभागों के तहत फंड आवंटित किया जाएगा, इसको लेकर पूरी बैठक की कवायद होगी। लेकिन एक बड़ी बात है कि सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर काम कर रही है। बुंदेलखंड के केन बेतवा लिंक परियोजना ये भी है, जैसे कि आप भी कह रहे थे कि सरकार कई प्रोजेक्ट्स को लेकर काम कर रही है। कई उम्मीद भी है नई सरकार से लोगों को कि कई प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट किया जा सकता है या उसके लिए बजट अलग से निकाला जा सकता है। तो क्या लग रहा है कि किन किन विषय पर और किन लोगों को साधेगी इस बजट के माध्यम से सरकार? इसको लेकर कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, चाइल्ड बजट अलग से बनाया जाएगा, कृषि का बजट अलग होगा और आम बजट अलग रखा जाएगा। यानी कि तमाम सारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए 3 अलग अलग स्लैब में बजट तैयार किए जाएंगे। चाइल्ड स्लैब में ये रखा जाएगा कि आखिर बच्चों की शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य को लेकर कितना सरकार इसमें बजट रख सकती है। कृषि को लेकर जब किसान जैसे मौसम की मार उन पर झेलती है, मुआवजे की राशि को लेकर सरकार कितना बजट रखेगी, ये तमाम उसमें जिक्र किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में आगामी कुछ सालों में सिंहस्थ भी होने हैं और सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग को अतिरिक्त फंड दिया जाना है। इसके अलावा सिंचाई परियोजना में भी सरकार काफी काम कर रही है। केंद्र की जो तमाम योजनाएं हैं उसमें राज्य का लाभांश कितना रखा जाएगा, इन तमाम विषयों को लेकर बैठक की जाएगी और ये लगातार बैठकों का सिलसिला चलेगा। और फाइनेंस ने तमाम सारे डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि उन्हें कब कब बैठक में शामिल होना है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये फाइनल बैठक होगी। इसके बाद विभाग के मंत्री के पास ये पूरा प्रस्ताव जाएगा और इन तमाम योजनाओं में सरकार कितना क्या मद रख सकती है, इस पर चर्चा होगी। ठीक है विवेक, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, आगे की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, भोपाल की लड़की की हत्या के मामले में मनाली में हुए इस हत्या के पूरे मामले में खुलासे के बाद परिवार वालों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की के परिवार वाले पुलिस के कामकाज के तौर तरीके से नाराज है। परिजनों के मुताबिक समय से अगर पुलिस इस मामले में एक्शन ले लेती तो उनकी बच्ची बच जाती। परिवार वालों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। तो कुछ तो बता दीजिए हम लोगों से बात तो कपड़ा उबाल के। शाहपुरा थाने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अजय नगर में शीतल कौशल का शव मिला था मनाली के एक होटल में, जो कि ट्रॉली बैग में टुकड़ों में था। और इसकी सूचना जब होटल स्टाफ के लोगों ने दी
तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। विनोद राठौर नाम का आरोपी बताया जा रहा है, जो कि शीतल का प्रेमी बताया जा रहा है। और परिजनों ने 8 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी हम उनके घर पहुंचे हैं, ये अजय नगर में जो उनका घर है, यहाँ पर आए हैं। उनके परिजन हैं घर पे, उनकी माता जी बेसुध हैं, जो बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनके घर परिवार के कुछ और सदस्य हैं, उनकी भाभी हैं, उनसे भी हमने बात करी। उन्होंने बताया कि हमने पुलिस से कंप्लेन की थी कि हमारी बिटिया घर की लापता है, लेकिन पुलिस ने उस पर कुछ किया नहीं। और अभी उसके दोनों भाई जो हैं वो गए हुए हैं उसके शव को लेने के लिए, और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और ये दिखा रहे हैं हम आपको अजय नगर की ये बस्ती है, जिस पे ये यहाँ पर रहती थी शीतल, यहाँ पे रहती थी। 26 वर्ष की बताई जा रही है शीतल, और अब उसकी हत्या हो चुकी है। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस मनाली पुलिस ने इस पर पूरे कार्यवाही की है, आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। और ये कोशिश की जा रही है विनोद से जानने की कि आखिर किन कारणों से और किस वजह से उसकी हत्या की गई, और इतनी बेरहमी से उसे मारकर और बैग में भर के और ले जाया जा रहा था, जिसे होटल स्टाफ ने पकड़ लिया। और इसके बाद अब पूरे घटना की जांच की जा रही है, कितने दिन से संपर्क में थी, कैसे संपर्क में आई, कौन है विनोद राठौर, इस सब का पता लगाने में पुलिस लगी हुई है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। तो चलिए सीधे रुक करेंगे उड़ीसा के सुंदरगढ़ का, जहां से हम विष्णुदेव साय संबोधन दे रहे हैं। विधानसभा के प्रभारी श्री ढोल गोविंद दास जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती संजीता जी किस्केटा, विधानसभा के संयोजक श्री अरुण पानीग्रही जी, नुआगांव ब्लॉक के उपाध्यक्ष इदरीस कोला जी, बिसरा मंडल के सभापति श्री भुवनेश्वर महतो जी, नुआगांव मंडल के सभापति श्री किशोर भोक्ता जी, और इस चुनाव के लोकप्रिय विधायक के प्रत्याशी भाई शंकर उरांव जी, विधानसभा के प्रभारी श्री ढोल गोविंद दास जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती संजीता जी किस्केटा, विधानसभा के संयोजक श्री अरुण पानीग्रही जी, नुआगांव ब्लॉक के उपाध्यक्ष इदरीस कोला जी, बिसरा मंडल के सभापति श्री भुवनेश्वर महतो जी, नुआगांव मंडल के सभापति श्री किशोर भोक्ता जी, पूर्णापानी मंडल के सभापति श्री धनेश्वर मिर्धा जी, जिला कृषक मोर्चा के सभापति सुखदेव प्रधान जी, राजेंद्र साहू जी, श्रीमती रीना मेहर जी, महिला मोर्चा के जिला के सचिव राजकुमार शाह जी, विकास मरकाम जी, मंच में विराजमान सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, महिला नेतृगण, और छत्तीसगढ़ से आपके चुनाव में सहयोग करने आए सभी हमारे नेतागण, और आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, देवतुल्य मतदाता भाई और बहनों, और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो इतनी धूप में 42-43 डिग्री धूप में आप सब लोग भारी संख्या में इस चुनावी सभा में आए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप लोग आज हम लोगों का भी आत्मीय स्वागत किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार, आप लोगों का धन्यवाद। मैं आपके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री हूं। आप सभी लोगों को मैं जोहार करता हूं। और हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है रायगढ़, जहां से हम 4 बार सांसद थे, आपके सुंदरगढ़ लोकसभा से लगा हुआ है। और अभी हम जहां से विधायक हैं कुनकुरी से, वो कुनकुरी विधायक विधानसभा भी आपके इस संसदीय क्षेत्र से लगा हुआ है। लवाकेरा हमारा आखिरी गांव है छत्तीसगढ़ का, जो आपके उड़ीसा से लगा हुआ है। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बहुत आत्मीय संबंध है। कुनकुरी से लेकर
बस्तर तक छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सटा हुआ है। और पहले हम लोगों का देवभोग है छत्तीसगढ़ में। आपके यहाँ जो पूरी धाम में महाप्रसाद जो बनता है, पहले वहां का चावल आता था, आज पता नहीं आता है कि नहीं। वहां का चावल, इसलिए वो जगह का नाम देवभोग पड़ा। वहां का चावल आपके पूरी धाम में महाप्रसाद बनने के लिए आता था। और भगवान जगन्नाथ भगवान आज छत्तीसगढ़ में भी उतने ही पूजनीय हैं। आज हमारे विधायक जी रायपुर में जगन्नाथ मंदिर बनाए, पुरंदर मिश्रा जी। और जब रथ यात्रा होती है तो 15 दिन तक हमारे छत्तीसगढ़ में भी गांव-गांव में रथ यात्रा होती है। तो इतना आत्मीय संबंध छत्तीसगढ़ का उड़ीसा से है। और मैं क्षेत्र में बहुत बार आया हूं। शंकर भाई हैं, जब मैं केंद्र में मंत्री था 2014 से 19, स्टील मंत्री माइंस भी हमारे पास था, तो हम बीरमित्रापुर आए थे, बड़ा कार्यक्रम हुआ था। और आपके जो इस विधानसभा के प्रत्याशी हैं शंकर भाई, बहुत दिल्ली आते थे समस्या को लेके। उस समय शायद आप पूर्व विधायक थे, हाँ विधायक भी नहीं थे, पूर्व विधायक थे। लेकिन उस समय भी क्षेत्र की जनता का चिंता करते थे। बीरमित्रापुर का जो माइंस वगैरह बंद पड़ा था, वहां कई वर्षों से पैसा वैसा नहीं मिला था, वो सब के लिए दिल्ली आए थे और वो सब का समाधान हम लोग किए थे। तब से आपके इस क्षेत्र में हमारा आना जाना लगा है। और आज तो हम ये आप लोगों से निवेदन करने हैं, आग्रह करने आए हैं कि अभी का ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आप सभी लोग सहमत हैं कि नहीं? सहमत है ना? तो हाथ उठाइए, दोनों हाथ माता जी लोगों की तरफ से भी चले। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे देश का सौभाग्य है कि एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है, एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जो गरीब है वही गरीब का दुख तकलीफ को समझेगा, जानेगा, है कि नहीं? और इसलिए मैं मोदी जी के विषय में जिक्र कर रहा हूं। आज पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, 140 करोड़ भारतवासी को अपना परिवार मानते हैं और उनके सुख दुख की चिंता रात और दिन करते हैं। 10 साल उनका काम को देखे हैं ना आप लोग? 10 साल गरीबों के लिए काम किए हैं ना? गरीबों को पक्का का मकान देने का काम, प्रधानमंत्री आवास योजना में माता बहनों के सम्मान के लिए शौचालय निर्माण का काम, घर घर बैंक का खाता खोलने का काम, गैस सिलेंडर देने का काम, घर घर बिजली पहुंचाने का काम, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम, ये सब। तो देखिए, सीएम विष्णुदेव साय सुंदरगढ़ उड़ीसा में संबोधन के दौरान कई बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री हो सकता है, और उन्होंने कई छत्तीसगढ़ मॉडल की भी बात की, कई योजनाओं का भी जिक्र किया। और लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम छत्तीसगढ़ के दिग्गज अलग अलग प्रदेशों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि कितना असर इसका उड़ीसा में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से सामने आ रही है। चुनाव के नतीजे से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। कांग्रेस के 27 प्रत्याशियों को कांग्रेस ऑफिस पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में खत्म हो चुका है और इसी के साथ ही अब मंथन का दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है। 27 प्रत्याशियों को कांग्रेस ऑफिस पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस की बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी चर्चा करेंगे। साथ ही 20 मई को कांग्रेस दफ्तर में प्रत्याशियों के साथ चर्चा आयोजित की गई है, यानी 20 मई वो तारीख होगी जिस दिन कांग्रेस
इस बात का आकलन लगाने की कोशिश करेगी कि प्रत्याशियों का परफॉर्मेंस क्या रहा। फीडबैक पर भी बातचीत संभव मानी जा सकती है। मतदान और जनता के फीडबैक की रिपोर्ट आलाकमान को जीतू पटवारी देंगे और उससे पहले ये बैठक महत्वपूर्ण होगी। बैठक में दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, नकुल नाथ सहित कांग्रेस के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। विवेक पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, चुनाव संपन्न हो चुका है और चुनाव संपन्न होने के साथ ही कांग्रेस भी लगातार दावा कर रही है कि लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अब नतीजों के पहले ये बैठक क्या संकेत देने की कोशिश, इसमें मंथन किया जा सकता है, क्या कुछ इस पहलू सामने आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में 29 सीटों में 28 प्रत्याशी उतारे थे। एक प्रत्याशी इंदौर के अक्षय बम वो बीजेपी में शामिल हो गए। 27 प्रत्याशियों को बुलाया गया है। दिलचस्प है कि नकुल नाथ, कांतिलाल भूरिया, दिग्विजय सिंह समेत सभी बड़े जो प्रत्याशी हैं वो मौजूद रहेंगे और जीतू पटवारी की ये पहली बैठक होगी चुनाव मतदान के बाद। इंटरनल ये पूरी बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में ये जरूर चर्चा होगी कि आखिर किस क्षेत्र में मतदान कम रहा और मतदान ज़्यादा हुआ तो आखिर किस ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि जीतू पटवारी ये कह चुके हैं कि कांग्रेस पिछली बार की तुलना में, साल 2023 की तुलना में इस बार 24 में बेहतर इलेक्शन के परिणाम होंगे और यहां तक कि जीतू पटवारी दावा कर रहे हैं कि डबल डिजिट में कांग्रेस की यहां पे सीटें आएंगी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब दिग्विजय सिंह वहां पे मौजूद होंगे तो जरूर कोई ना कोई बात कहेंगे, क्योंकि इस समय ईवीएम से लेकर और एसएलयू का विवाद उन्होंने छेड़ के रखा है। तो ऐसे में उस बैठक में क्या कुछ निकल के आएगा, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव की बैठक हुई थी तो उस वक्त देखा गया था काफी प्रत्याशी नाराज थे और पार्टी के अंदर भीतरघात के आरोप भी लगाए थे। इस बैठक में बेहद दिलचस्प होगा कि क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भवर सिंह भी मौजूद होंगे और प्रत्याशियों से चर्चा करने के बाद फीडबैक आलाकमान को जीतू पटवारी देंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि सभी अगर बड़े नेता 27 के 27 प्रत्याशी वहां मौजूद रहेंगे, जरूर कोई ना कोई बड़ी बात निकल के आएगी जो इस पूरे चुनाव में कांग्रेस को लेकर निकल के जो जानकारी निकल गई। क्योंकि पिछली बार भीतरघात की बात की गई थी, इस बार क्या स्थिति बनी है ये इस बैठक में स्पष्ट हो जाएगा और कांग्रेस की आखिर जमीन कहां पर है मध्य प्रदेश की। इंटरेस्टिंग फैक्ट 20 मई को इस बैठक के बाद निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि हमने भी देखा कि कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश पे कई दावे कर रही है और साथ ही कांग्रेस ने भी कई विधायकों को मैदान में उतारा था, तो उन सीटों पर भी चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। विवेक, बिल्कुल सही बात है। फूल सिंह बरैया हो, ओमकार मरकाम हो, सिद्धार्थ कुशवाहा हो, ये तीन बड़े विधायक और खासकर पे दिग्विजय सिंह, अभी वो राज्यसभा सांसद हैं लेकिन उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। फूल सिंह बरैया काफ़ी भरोसे में है कि वो जीत रहे हैं। ओमकार सिंह मरकाम भी ये कह रहे हैं कि वो करीब करीब उनकी सीट निकल ही रही है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा। लेकिन एक बड़ी बात है कि अगर कांग्रेस के जो तमाम प्रत्याशी हैं, दिग्विजय सिंह का चुनाव काफ़ी ज़्यादा टक्कर में है। दिग्विजय सिंह लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से कोई गड़बड़ी हो तो उससे समय रहते हुए सुधार लिया जाए और किसी प्रकार की अगर चुनाव में गड़बड़ी की आशंका है तो तमाम सारे दरवाजे खटखटाए जाएं, जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक उन्होंने लगा के रखी है। एक जो सबसे दिलचस्प बात है कि जब इस 20 मई को बैठक होगी तो जरूर ये दिल्ली में एक और बैठक आयोजित की जाएगी जो चुनाव नतीजों से ठीक 2 या 3 दिन पहले, यानी कि 3 या 4 जून को, 3 जून को कांग्रेस में दिल्ली की एक बड़ी बैठक हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश सहित कई और राज्यों में भी एआईसीसी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जिन राज्यों में पूरे चुनाव हो चुके हैं चौथे चरण के सभी सीटों पे, वहां के तमाम प्रत्याशियों के साथ चर्चा की जाए और चर्चा के साथ साथ ये पूछा जाए कि आखिर कांग्रेस का वोट किस ओर गया है और अगर कोई प्रत्याशी कमजोर हो रहा है तो इसकी जानकारी भी दी जाए, क्योंकि ये पूरा चुनाव 400 बनाए इंडी गठबंधन का है। तो इस हिसाब से ये 20 मई की बैठक बेहद दिलचस्प रहने वाली है। तो चलिए अब देखने वाली बात होगी कि बैठक कितनी महत्वपूर्ण होगी, किन किन पहलुओं पर इस बैठक पे चर्चा होगी और इस बैठक पर विवेक आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि कई इंटरेस्टिंग फैक्टर भी निकलकर सामने आएंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका। गर्मी बढ़ने के साथ ही ग्वालियर में जल संकट बढ़ता जा रहा है और गर्मी के कारण शहर की लाइफलाइन तिगरा में लगातार पानी कम होते जा रहे हैं, वहीं जिससे तिगरा जलाशय का मीठा पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहा है और पानी की समस्या को लेकर लोगों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। समस्या से परेशान लोगों ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के घर के पास चक्का जाम कर दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के कई घंटों बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को चक्का जाम हटाने को कहा और समाधान निकालने की बात कही। और हजीरा क्षेत्र की कुछ महिलाओं द्वारा पानी की समस्या को लेकर अपनी बात कही गई थी। नगर निगम एडिशनल कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने उनकी समस्या का निवारण का आश्वासन दिया है
पानी का उनको समस्या थी, वाटर सप्लाई की। गर्मियों में कुछ पानी कम मिल रहा है, इस बात को लेकर उनमें आक्रोश था और साहब ने सुन लिया है समस्याओं को और उनका निदान करेंगे। ये जो अभी ये चक्का जाम किया गया था, वो उनका मांग ये थी कि उनको जो पानी प्रदाय किया जा रहा है, जल प्रदाय किया जा रहा है, वो बोरिंग के पानी का जल प्रदाय किया जा रहा है। उसकी जगह उनको मोती झील से जो हमारा फिल्टर्ड प्लांट है उसके द्वारा जो पानी आता है उसकी मांग की गई थी। तो बेसिकली अभी उनको यही समझाया गया है कि अभी हमारे पास पानी की मात्रा कम है, तो अभी कुछ समय तक समस्या आएगी, परेशानी आएगी। ये है कि क्योंकि दोनों पार्षद कहते हैं उस साइड का कहता है इस साइड वाला काम कराएगा, इस साइड वाला कहता है वो काम कराएगा, दोनों में से कोई नहीं सुनता। हमारी माँ है, कोई पानी नहीं मिल रहा, बच्चे और गटर का पानी नहीं आ रहा है, बीमार हो रहे हैं बच्चे। पानी 3 महीने से नहीं आ रहा है, दूसरों के यहाँ से डोडो के ले जाती है। बोरिंग भी आती है तो चेम्बर का पानी मिलवा आ रहा है, आता भी है, बोरिंग नहीं भी आती है। जहाँ से मान मंदिर टोकी से पानी डोडो के ले जा रहे हैं, बहुत परेशान है। नेताजी ने गए थे छाती ठोक के यहाँ से कि मैं पानी दूंगा बहन जी, पर लेकिन पानी नहीं आया। खबर देवास से है, जहां खिवानी अभयारण्य में टाइगर फैमिली के दर्शन इन दिनों सैलानियों को खूब भा रहे हैं। वहां रोज टाइगर देखने की वजह से पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है और साथ ही यहां पर बाघिन मीरा के साथ उसके 4 शावकों की अटकेलियां भी पर्यटकों को खूब लुभा रही हैं। तो देखिए, दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 13 मई का सीएम निवास का वीडियो सामने आ गया। स्वाति मालीवाल का वीडियो सामने आया है। स्वाति ने मारपीट का वीडियो आरोप लगाया था और इसके बाद ये वीडियो सामने आ चुका है। तो देखिए, स्वाति से मारपीट का वीडियो सामने आ गया है। सीएम आवास के वीडियो की पुलिस अब जांच करेगी। विस्तार न्यूज नहीं करता इस वीडियो की पुष्टि। तो सभी तो कह रहे हैं तो इसलिए हम भले रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद में बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज कम विद मी, मैडम बाहर चलो। हेलो मैडम प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा साला। प्लीज मैडम नहीं, आप ऐसे ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी ऐसे ना बोलें। आप आई विल डू इट। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना। हमारे साथ अमृत तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमृत, पहले तो स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही थी कि सीएम हाउस में उनके साथ बदसलूकी, बदतमीजी की गई। अब वीडियो भी सामने आ चुका है। पुलिस इसके आधार पर कैसे जांच करेगी? ये एक कहा जाए जिस बात की जो लोग जो है अपने में कयास लगा रहे थे कि सीएम आवास के भीतर क्या हुआ था, तो उसको लेकर के एक वीडियो अभी सामने आया है और ये वीडियो तमाम मीडिया संस्थानों को भी सर्कुलेट हो चुका है। हमारे पास भी आया था, जो विस्तार न्यूज इसको चला रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहस चल रही है वहाँ पे सिक्योरिटी के लोगों के साथ स्वाति मालीवाल की, और उसमें वो जो अपनी तरफ से कुछ आपत्तिजनक शब्द कह रही हैं और वहाँ पे ये साफ दिखा रहा है कि इसके पहले कुछ तो घटना हुई थी, क्योंकि इसके साथ ही दूसरा वीडियो भी मैं बताऊं उसी का आया है, जिसमें ये दिख रहा है कि जिस घटना के जस्ट बाद स्वाति मालीवाल घर से बाहर निकल रही हैं और वो लंगड़ाते हुए बाहर निकल रही हैं। विस्तार में इस वीडियो को भी जल्द से जल्द भेजेगा और ये कोशिश होगा कि हमारे दर्शक भी उसको देखें। तो ये दोनों वीडियो को अगर देखेंगे, मिलान कराएंगे तो इन दोनों वीडियो के घटनाक्रम अलग अलग है, लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसा घटा है जिसके बाद ये बदसलूकी, ये बातचीत, ये सारी चीजें जो ये बहस ये सामने आ रही है। जो वीडियो हम अभी दिखा रहे हैं, इस वीडियो को लेकर की है जिसमें स्वाति मालीवाल आपत्ति जाहिर कर रही है और कह रही कि तुम मुझे बाहर फेंकवाना है तो फेंकवा दो। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, और किसी व्यक्ति पर जो है उसके शारीरिक बनावट के हाव भाव पर वो टिप्पणी भी कर रही है। बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में देखिए, अब तो एक वीडियो से कई खुलासे हुए हैं और वीडियो आएंगे तो और भी सच सामने आएगा। अमृत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।